नाजरीन आदाब। सेहत की बात में आप सबका पुरखुलूस खैर मकदम करती हूँ मैं उज़मा जाफरी। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर हफ्ते आपकी सेहत से मुतालिक इस शो में एक ख़ास मौजू पर बात करते हैं और आज का हमारा मौजू है फिजियोथेरेपी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उमैर खान साहब, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के साथ साथ एक एरोबिक्स एक्सपर्ट और पिलाटेस इंस्ट्रक्टर भी हैं। बहुत इस्तकबाल है आपका उमैर साहब हमारे स्टूडियोज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया। उमैर साहब, ये कहा जाता है कि कोई भी ऐसा दर्द नहीं है जो फिजियोथेरेपी से ठीक ना किया जा सके सिवाय दिल के दर्द के। ये बात किस हद तक ठीक है और फिजियोथेरेपी अगर हम एक आम इंसान के लिए बात करें तो है क्या? जी, फिजियोथेरेपी एक ऐसा शोबा है जिसमें ट्रीटमेंट होता है विदाउट मेडिसिन। और फिजियोथेरेपी को कहा जाता है कि अगर सर्जरीज को कहा जाता है कि इट गिव्स योर लाइफ, तो फिजियोथेरेपी एक आपकी लाइफ इट गिव्स क्वालिटी टू लाइफ। उमैर साहब, अब पहले जो था फिजियोथेरेपी को स्पोर्ट्स इंजरी से जोड़ के देखा जाता था, स्पोर्ट्स पर्सन से जोड़ के देखा जाता था। जैसे कि फील्ड पे कोई अगर खेल रहा है और उसको चोट लग गई है तो फ़ौरन आवाज़ लगाई जाती थी फिजियोथेरेपिस्ट की को, और वो आके उसको जल्दी से स्प्रे करके या कुछ थोड़ी सी मालिश करके उसको ठीक कर देते थे और वो स्पोर्ट्स पर्सन दोबारा से खेलने लग जाता था। लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करें तो हर इंजरी के बाद, हर ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी रेकमेंड की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा, इट गिव्स क्वालिटी टू लाइफ। कोई भी इंजरी होती है तो वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन वो स्ट्रक्चर जो है वो काम उतना एक्टिव नहीं रहता है। जैसे अब आप देखिए घुटनों का दर्द क्यों होता है? क्योंकि अगर नी अलाइनमेंट नहीं है बराबर या हड्डी कहीं खिसक गई है तो आप सर्जरी तो करवा लेते हैं, लेकिन वो सर्जरी के दौरान बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस है। अगर हम देखें स्पोर्ट्स में भी ट्रीटमेंट हो जाती है, उस वक्त मेडिसिन खा लेते हैं, लेकिन वो पार्ट जो इंजर्ड हुआ है उसको प्रॉपर वर्क करने के लिए उसका कंडीशनिंग किया जाता है। कंडीशनिंग मतलब उसको वर्कआउट करके उसका स्ट्रेंथ बढ़ाया जाता है, उसकी मोबिलिटी बढ़ाया जाता है फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। सो ये स्पोर्ट्स में अलग अलग चीज़ें भी यूज़ की जाती है, जैसे टिपिंग प्रिवेंशन के तौर पे यूज़ किया जाता है जिससे इंजरी ना हो। और अगर छोटे मोटे इंजरीज़ हो गए, जैसे स्पोर्ट्स में बहुत कॉमन है लिगामेंट इंजरी हो गई या कुछ लिगामेंट टेयर हो गया, तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 में सिर्फ स्टेबलाइजेशन या फिर वो कास्ट लगा के स्टेबलाइज किया जाता है कि और फर्दर इंजरी ना हो। वो निकालने के बाद उसको ये मसल वेस्टिंग मतलब मसल बल्क कम होना, आपने देखा ही होगा कि कोई भी पार्ट कुछ दिन के लिए वर्क नहीं कर रहा है तो मसल बल्क वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से मसल स्ट्रेंथ भी कम होता है। अगेन वो प्रॉपर वर्कआउट देने के बाद फिर से वो पहले की तरह होता है। उमैर साहब, आपने इसमें घुटनों के दर्द की बात की और घुटने चेंज जो होते हैं उसके बाद जो एक बड़ी सर्जरी होती है घुटने बदले जाना, उसके बाद की फिजियोथेरेपी की बात करिए। लेकिन आजकल ये जो घुटनों का दर्द है वो एक बहुत कॉमन दर्द है। मतलब एक 35 साल से लेके और आगे तक की उम्र के लोगों को घुटनों का दर्द की शिकायत बहुत शुरू से हो रही है। और घुटनों के साथ साथ एक और जो बहुत कॉमन दर्द हम लोग आजकल फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो है कमर का दर्द। तो ये दोनों दर्द जो हैं उसमें फिजियोथेरेपी किस तरह से कारगर है? पहले तो आजकल कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है जिसमें नी पेन होता है। नी पेन सभी में कॉमन है, क्योंकि प्रॉपर जैसे आप देखें गैजेट्स वगैरह है या गाड़ियाँ उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। डेली वर्कआउट, नी का वर्कआउट अगर हम प्रॉपर चल भी रहे हैं तो कितना होता है? एटलीस्ट 8000 स्टेप्स पर डे होना चाहिए। क्योंकि अगर ये सब नहीं हो रहा तो अर्ली एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है जो एज रिलेटेड चेंजेस है। इन्हीं इंजरीज भी इसीलिए कॉमन है क्योंकि वो उसका प्रॉपर स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं रहता, क्योंकि लोग चलते नहीं हैं, उतना वर्कआउट नहीं होता है नी का। तो अगर नी पेन है, अगेन नी पेन में सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है, जैसे नी पेन हो गया, घुटने का दर्द है, घुटने के मूवमेंट जो है वो कम हो गई है, या फिर अलाइनमेंट, जैसे उसमें 2 जॉइंट्स होता है, पैटेलोफीमोरल एंड टिबियोफीमोरल जॉइंट। सो वो दोनों जॉइंट्स को प्रॉपर मोबिलाइज करके हम उनका दर्द कम करते हैं। और दूसरी बात, कुछ मोडालिटीज़ होती, मशीन्स होती फिजियोथेरेपी में, जैसे टेंस हो गया, IFT हो गया। IFT तो खैर घुटने के दर्द के लिए कम करते हैं। अगर मूंगी वगैरह आती है तो टेंस देते हैं हम उन्हें। दैट इज़
ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर। यस। और अगर हम कमर दर्द की बात करें, ये एक और बहुत ही कॉमन दर्द आजकल हो गया है, मेल कहें या फीमेल कहें। और अगर हम मेल और फीमेल्स की बात करें तो क्या फिजियोथेरेपी कमर के दर्द में आदमियों के लिए अलग और औरतों के लिए अलग है? जी, अगर लो बैक पेन की बात करते हैं तो उसमें दो टाइप के होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट जो होता है उसका वजह ये होती है कि प्रॉपर स्ट्रेस आना बैक पे, और क्रॉनिक जो होता है उसमें कुछ ना कुछ पैथोलॉजिकल होता है अंदर स्पाइन में। अब अंदर अगर स्पाइन में देखा जाए तो डिस्क बल्ज होता है या कॉर्ड कंप्रेशन होता है। कॉर्ड कंप्रेशन तो खैर वो अलग बात है, वो तो बहुत आगे है जिसमें सर्जरीज लगते हैं। बट अगर डिस्क बल्ज की बात देखा जाए तो उसमें स्पॉन्डिलिसिस होता है, और एंटीरियर डिस्क बल्ज आगे की तरफ जो गादी होती है दोनों रीढ़ की हड्डियों के बीच में, जिसको वर्टिब्रा कहा जाता है, वर्टिब्रे के बीच में जो गादी होती है उसको डिस्क बोला जाता है। डिस्क आगे खिसक जाता है या पीछे खिसक जाता है क्रॉनिक में, तो उसको हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू हम उसको डिस्क को जगह पे लेके आते हैं। अगर आगे की तरफ रहा तो वहाँ से दर्द कम होता है, अगर पीछे की तरफ है तो एक्सटेंशन एक्सरसाइज देते हैं, उससे वो जगह पे आ जाता है, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। बाकी एक्यूट की ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें कुछ एक्सरसाइजेस देते हैं जिससे, और कुछ मशीन्स देते हैं, उससे ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, कमर दर्द और घुटनों के दर्द की बात हो रही है, और आपने जो इलाज बताए वो एक बहुत आगे की स्टेज पर जाके करने वाले इलाज हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रिकॉशंस, क्योंकि ये दर्द बहुत कॉमन हो गए हैं आजकल मेल्स और फीमेल्स दोनों में, तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज या फिजियोथेरेपी जो हम घर पे ही कर पाएँ और इनको अवॉइड कर पाएँ? एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसको पोस्चर कहा जाता है। कर्व पोस्चर ये है कि स्पाइन के कर्व उसमें मैटर करता है कि आपका पोस्चर अगर बराबर है तो आपको बैक पेन नहीं होगा। इसीलिए हम लोग उनको प्रॉपर एक्सरसाइज देते हैं, जिसको मैं खैर पिलाटेस देता हूं, जिसमें उनका प्रॉपर पोस्चर अलाइनमेंट होता है। उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये जो मैं अब सवाल पूछने जा रही हूँ ये फिजियोथेरेपी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन बाज़ार में आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, जैसे मसलन मैट्रेस कहते हैं कि ऐसी आ रही हैं जिससे बैक पेन हम अवॉइड कर सकते हैं। तो क्या वाकई ये ऐसा है या सिर्फ फिजियोथेरेपी ही इसका एक ऐसा इलाज है? आपका पोस्चर अगर ठीक है तो ही आप अवॉइड कर सकते हैं बैक पेन, और उस पर स्पेसिफिक वर्कआउट है। अगर आप पिलाटेस वगैरह कर रहे हैं एक्सरसाइज तो बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। और हार्ड और सॉफ्ट मैट्रेसेस में भी कहा जाता है कि कमर दर्द के लिए खासतौर से हार्ड मैट्रेस जो है वो अच्छी मानी जाती है। यस, बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है आपको एक स्टेबल सर्फेस मिलता है, और सॉफ्ट में आप अगर सीधा भी सोते हैं तो एक प्रेशर पॉइंट्स होने की वजह से आपके पोस्चर, स्लीपिंग जो पोस्चर रहता है वो कहीं ना कहीं कंप्रेस होता है, और आपको जो नॉर्मल पोस्चर है वो बिगड़ जाता है उसमें। डॉक्टर साहब, ये तो बात रही फिजियोथेरेपी की, क्या है आम लोगों के लिए फिजियोथेरेपी। अब हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या ऐसे तरीक़े हैं जिनसे हम फिजियोथेरेपी एक पेशेंट को दे सकते हैं। देखिए, फिजियोथेरेपी में तो मशीन्स आती हैं पहले, जिसमें कहा जाता है हॉट पैक, कोल्ड पैक। खैर ये तो खुद पेशेंट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मशीन्स IFT, इंटरफेरेंशियल थेरेपी और फ्लूइडोथेरेपी, वो वो हम लोग यूज़ करते हैं आफ्टर फ्रैक्चर। स्टिफनेस जो होता है उसको कम करने के लिए टेंस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर, उसमें हम लोग वो कोई मूंगी आना या झंझनाहट महसूस होना, तो वो हम लोग उस कंडीशन में दिया जाता है जिससे मूंगी कम होता है। मूंगी जो झंझनाहट पैदा होती है उसकी वजह से भी दुखता है, तो ऐसे दर्द को कम करने के लिए टेंस यूज़ करते हैं। उसके बाद पैराफिन वैक्स बात होता है जो हम लोग यूज़ कर सकते, जो मॉइस्ट हीट होता है, और वो हम लोग यूज़ करते हैं स्टिफनेस कम करने के। ट्रैक्शन यूज़ होता है, अगेन जैसे मैंने बात की कि कंधे का दर्द हो या बैक पेन हो, तो जो लोड होता है स्पाइन के कंडीशन में वर्टिब्रेस पे या डिस्क पे, उसको कम करने के लिए हम लोग डिकम्प्रेस करते हैं, क्योंकि वो कंप्रेस कंडीशन में है। तो उसको डिकम्प्रेस करने के लिए हम लोग ट्रैक्शन देते हैं, दैट इज़ सर्वाइकल ट्रैक्शन जो कंधे के लिए दिया जाता है, एंड लंबा ट्रैक्शन जो कमर दर्द के लिए दिया जाता है। और कुछ और चीज़ें हैं जैसे लेज़र थेरेपी अभी न्यू आया है, वो दर्द के लिए, या घुटनों का दर्द हो गया या कोहनी का दर्द हो गया, ये सब चीज़ों के लिए।
डॉक्टर साहब, आपने इसमें कंधे के दर्द की बात की, तो अगर हम अपने कंधे और गर्दन से रिलेटेड जॉइंट्स की बात करें तो आजकल एक और बहुत कॉमन बीमारी या दर्द जो लोगों को महसूस होता है वो है स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल। इनकी वजहें क्या हैं और इसमें फिजियोथेरेपी से कैसे इनको ट्रीट किया जाता है? जी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप देखा जाए अर्गोनॉमिक्स विच इज़ कॉल्ड एज अर्गोनॉमिक्स, मतलब वर्किंग लॉस। वर्किंग लॉस अभी आप देखें आईटी सेक्टर हो या कहीं पे भी हम लोग काम कर रहे हैं तो एक वर्किंग स्टेशन होना चाहिए जो अर्गोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट के थ्रू डिज़ाइन होना चाहिए। उसमें होता क्या है, बैठने का पोस्चर, चेयर्स कैसी हैं या आपके हैंड प्लेसमेंट कैसा है कंप्यूटर यूज़ करते वक्त, लैपटॉप्स यूज़ करते वक्त, तो प्रेशर होना या अगर कंप्यूटर का स्क्रीन जो है वो 40-50 डिग्रीज नीचे ना हो या ऊपर ज़्यादा हो तो गर्दन आपकी इस पोजीशन में रहेगी या ऊपर के पोजीशन में रहेगी, और कांस्टेंट वो सब पोजीशन आपको बहुत हार्मफुल है। इसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस या अपर बैक पेन होता है और गर्दन का दर्द होता है। दूसरी बात, चेयर्स का भी वैसे ही है जहाँ पे आपको लंबार जो लोअर बैक है उस पर भी प्रॉपर सपोर्ट रहने के लिए कर्व्स बराबर रहना चाहिए, जिसकी वजह से आपको आपके बैक पे लोड ना आए, कंटिन्यूस सिटिंग पोजीशन रहा तो उसमें जो सीट्स के डिज़ाइन है, चेयर्स के डिज़ाइन, वो भी प्रॉपर होना चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस, क्योंकि आजकल ज़्यादातर देखा जाता है कि डेस्क वर्क पे ही लोग काम करते हैं सुबह, खासतौर से जिनकी 9 to 5 वाली जॉब है और बैठे रहने की है, तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जिनसे हम सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस को अवॉइड कर सकें। जी अगेन अकॉर्डिंग टू द लॉ हमको 20-25 मिनट या आधे घंटे पे ब्रेक लेना चाहिए, 10 मिनट का। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना चाहिए गर्दन के और हाथ के, जैसे अपर बैक स्ट्रेच है वो सब देना चाहिए। 5 मिनट का स्ट्रेचिंग और वॉकिंग एक्सरसाइज होना चाहिए, 5 से 10 मिनट का ब्रेक, तो आपका प्रॉपर बॉडी जो है वो पोस्चर वगैरह मेंटेन रहेगा। डॉक्टर साहब, हॉट और कोल्ड पैक्स की भी बात आपने इससे पहले की। पहले ज़्यादातर देखा जाता था कि जब ये कोई चोट लगी है तो गर्म पानी से ट्रीटमेंट ज़्यादा किया जाता था, लेकिन आज कल हम लोग कोल्ड पैक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो मैं एक आम इंसान होने के नाते सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि हॉट पैक और कोल्ड पैक में फ़र्क क्या है और किस इंजरी में किसकी ज़रूरत है? ये क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो घर में बच्चे को चोट लगे, हमें चोट लगे, फ़ौरन अब भागते हैं कि बर्फ़ लाओ या गर्म पानी लाओ, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है और किस इंजरी में किसका इस्तेमाल? जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बेसिकली जो पब्लिक है वो गलत ही यूज़ करती है। कोई भी इंजरीज अगर वुंड नहीं है, ज़ख़म नहीं है, चोट लग रही है ऊपर ही ऊपर, तो उसमें होता क्या है, सूजन आ जाती है। और सूजन क्यों आती है? क्योंकि अंदर का टेम्परेचर बढ़ा है। आप देखेंगे बहुत गर्म रहता है वो हिस्सा, और उसको कहा जाता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब गर्म। अगर आप उसमें गर्म देंगे और तो वो उल्टा एग्जैजरेट करेगा और अंदर की गर्मी बढ़ेगी, इसीलिए वो पकने या के चांसेस है। तो उस टाइम हमको कोल्ड पैक यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल हो और वहाँ वो पार्ट हील हो जाए। अगर बात करें हॉट पैक की, तो हॉट पैक यूज़ होता है वो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, जो कि काफ़ी दिन के बाद यूज़ कर सकते हैं, एटलीस्ट 72 घंटे के बाद, जैसे कि 3 दिन के बाद। यूजुअली हम 20 मिनट के लिए कोल्ड पैक यूज़ करना चाहिए और हॉट पैक आधे घंटे के लिए यूज़ करना चाहिए। और रही बात कोल्ड पैक की, तो कोल्ड पैक हम लोग कंटिन्यूस 3 दिन यूज़ करेंगे और 3 दिन के बाद हॉट पैक यूज़ करेंगे। अब हॉट पैक स्टिफनेस को कम करने के लिए होता है और मसल रिलैक्स करने के लिए होता है। ये होता है कई बार कि हमारे पैर में मोच आई या हमारा हाथ मुड़ गया, हमको घर में ये लगा कि महसूस हुआ कि सिर्फ मोच है, लेकिन दर्द ज़्यादा बढ़ गया, और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि भाई लिगामेंट टेयर हो गया है। तो एक चीज़ होती है मसल पुल होना, एक चीज़ होती है लिगामेंट टेयर होना। इन दोनों में क्या फ़र्क है और इनके ट्रीटमेंट्स में क्या फ़र्क है? देखिए लिगामेंट टेयर मतलब जॉइंट्स जो कैपेसिटी है मूवमेंट की, पहला हिस्सा जो इफेक्ट होता है मूवमेंट एग्जैजरेट होने से, वो लिगामेंट टेयर होती है। उसके बाद डिसलोकेशन होता है। ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो पहले उसमें 3 टाइप्स के 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें पार्शियल टेयर होता है, फुल टेयर होता है, ऐसे वो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्शियल टेयर तक फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सिर्फ स्टेबलाइजेशन दिया जाता है और मसल्स की स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज दिया जाता है, और होने के बाद वो कास्ट निकालने के बाद हम लोग फिजियोथेरेपी देते हैं प्रॉपर, क्योंकि उसमें दर्द भी रहता है कुछ दिन तक,
तो हम लोग, जैसे हमारी बात हुई IFT और टेंस, ये सब मशीन्स है वो देते हैं, उससे दर्द कम किया जाता है कंटिन्यूस थ्रू आउट। यूजुअली होता क्या है, कोई भी लिगामेंट हील होने के लिए 12 से 16 हफ्ते लगते हैं। तो 12 से 16 हफ्ते हम लोग को रिहैबिलिटेशन भी जाता है, मतलब रिहैबिलिटेशन मतलब उस पार्ट की ट्रीटमेंट की, गोल ओरिएंटेड ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें। जैसे पेशेंट्स, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनको गोल स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बोला जाता है। अगर वो बैडमिंटन प्लेयर है तो उनको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे बैडमिंटन विद थेराबैंड, उस पोजीशन में उनका स्ट्रेंथनिंग हो, तो इस तरह उसका ट्रीटमेंट है। कुछ वक्त पहले मेरे यहाँ पे एक तकलीफ़ थी, तो फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया तो उन्होंने कहा इसको बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। यहाँ कोई जॉइंट एक ऐसा होता है जिसको कुछ स्ट्रेस हो जाता है बार बार, लेकिन कुछ दिन अगर इसको यूं ही छोड़ देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो हमारी बॉडी में क्या कुछ ऐसे जॉइंट्स भी हैं जिनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत ना हो के सिर्फ उनको रिलैक्स छोड़ने की ज़रूरत है अगर कहीं तकलीफ हो रही है? वर्क रिलेटेड मसल डिसऑर्डर भी बोलते हैं। आपका काम करने की वजह से आपके कोहनी में दर्द होने लगता है, उंगलियों में, हाथ में दर्द होने लगता है। मोबाइल यूज़ करने से डिकर्वेंस होता है, या ये मसल्स के लिगामेंट्स वो सब टाइट, मसल्स टाइट होते हैं, तो ये सब इंजरीज होते हैं। खैर, जो उंगलियों के हैं काम, वो स्ट्रेस की वजह से भी होते हैं, उसको वैसे ही छोड़ दे तो ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, हमने आम फिजियोथेरेपी की बात करी कि एक आम इंसान के लिए फिजियोथेरेपी क्या है, लेकिन अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो फिजियोथेरेपी की सब फील्ड्स क्या क्या हैं और मेडिकल लाइन में इसको किन किन फील्ड्स में दिया जाता है? सब फील्ड्स में देखा जाए तो ऑर्थोपेडिक्स हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, वुमेन्स हेल्थ हो गया, जीरियाट्रिक्स हो गया। तो ये 5 सब फील्ड्स में इसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। अगर देखा जाए ऑर्थोपेडिक्स में, तो ऑर्थोपेडिक्स में पोस्ट सर्जरी हो गया, प्री सर्जरी हो गया, और लिगामेंट इंजरी हो गया, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, लंबार स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, डिस्क बल्ज हो गया, ये सब ऑर्थोपेडिक केसेस में आते हैं जिसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल है। न्यूरोलॉजी में देखा जाए तो स्ट्रोक, जिसको पैरालिसिस बोला जाता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल केस है, GBS जो गुरली बार्टर सिंड्रोम है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल फिजियोथेरेपी का। पीडियाट्रिक्स में देखा जाए तो पोलियो हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गया। वुमेन्स हेल्थ में देखा जाए तो प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल, जिसको ANC PNC कहा जाता है। जीरियाट्रिक्स में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे ओल्ड एज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो उस चेंजेस को ओवरकम करने के लिए फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डॉक्टर साहब, इन फील्ड्स की हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अगर न्यूरोलॉजी की बात करें, आपने कहा जैसे पैरालिसिस में के बहुत काम आता है, तो एक इंसान अगर लॉजिक लगा के सोचे तो समझ आता है पैरालिसिस में, लेकिन अगर क्या एक इंसान अगर कोमा में है तो क्या कोमा पेशेंट को भी फिजियोथेरेपी कहीं ना कहीं काम कर सकती है कि ब्रेन रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे? वैसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। होता क्या है, पेशेंट बेड रिडन होता है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो पहली बात तो उनको मूवमेंट लॉस होगा, बहुत बॉडी स्टिफनेस होता है, उसके बाद उनके बॉडी स्टिफनेस के साथ साथ मसल वेस्टिंग होता है। उसके वो प्रॉपर मोमेंट्स को मेंटेन करने के लिए, मसल स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और कफ जमा होता है, वो सब के लिए चेस्ट फिजियोथेरेपी दिया जाता है कि कफ जमा ना हो, उसकी वजह से भी बहुत कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। तो फिजियोथेरेपी का ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कोमा में भी। और पीडियाट्रिक्स की अगर हम बात करें, यहाँ के बच्चों की हेल्थ, खासतौर से जो इन्फेंट्स बॉर्न होते हैं, उसमें फिजियोथेरेपी किस तरह से काम आती है? जी, मैंने जैसे बताया अभी, सेरेब्रल पाल्सी ड्यूरिंग बर्थ होता है, और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से ब्रेन इंजरीज होती है। उसकी वजह से उनका जो ब्रेन ग्रोथ है, जिसकी वजह से उनका जो डेवलपमेंट है, जैसे चलना या उठना बैठना नहीं आ रहा है, तो फिजियोथेरेपी उनमें बहुत कारीगर है, और ये सब चीज़ों को बहुत हेल्पफुल होता है वो। जैसे आप देखा जाए, ट्रंक जो कमर है उसके नीचे कोई हिस्सा काम नहीं करता उनका, या हाथ काम नहीं करता है, पैर काम नहीं करता है, तो उस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिजियोथेरेपी। अगर हम पोलियो की बात करें तो वैक्सीन दी जा रही है आजकल पोलियो की बच्चों को हर कुछ महीनों बाद। पोलियो अगर किसी एक बच्चे को हो जाता है तो वैक्सीन के साथ साथ अगर फिजियोथेरेपी दी जाए तो क्या पोलियो को हम पूरी तरह से मिटा सकते हैं? देखा जाए पोलियो में भी मसल टाइट होता है, और जो देखा जाए एक तरफ के मसल्स होते हैं, एंटीरियर मसल्स हो गए या पोस्टीरियर मसल्स हो गए, उनके स्टिफनेस होते हैं, बैलेंस इफेक्ट होता है। और एंकल का आपने देखा ही होगा कि एंकल
फिक्स प्लांटर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो ये सब रोल में मसल स्ट्रेंथनिंग होता है, मसल स्ट्रेचिंग होता है, बैलेंस पे बहुत वर्क करते हैं, जिसकी वजह से बैलेंस सुधरता है। अगेन जिस तरह मैंने बोला कि इट एड्स क्वालिटी टू लाइफ, तो ज़रूर इसमें इट गिव्स क्वालिटी टू लाइफ टू पोलियो पेशेंट्स ऑल्सो। विमेन हेल्थ में किस तरह से कारगर है फिजियोथेरेपी? और अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें, प्रेगनेंसी में पोस्ट नेटल, प्री नेटल, ये एक्सरसाइजेस कितनी इंपॉर्टेंट हैं और किस हद तक इसमें औरतें अपनी हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव करके रख सकती हैं? जी, पहले तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पहली बात देखा जाए तो मसल बहुत पेट के मसल बहुत इलास्टिक लिमिट के बाहर जाते हैं, जो कि एंड स्ट्रेच है, उसकी वजह से उसके वीकनेस होते हैं। तो उसके प्रिपरेशन के लिए मसल, एब्डोमिनल मसल्स बोलते हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग किया जाती है ताकि उनको बैक पेन ना हो। जैसे हमने बताया कि बैक पेन इसलिए भी होता है कि मसल वीकनेस भी रहा, क्योंकि आपके पोस्चर चेंज हो जाते हैं उस वजह से। और देखा जाए तो स्वेलिंग होता है, वॉमिटिंग होता है, और अराउंड 16 kgs वेट बढ़ते हैं, तो उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर देखा जाए तो उनको एक्सरसाइजेस दिया जाता है जिससे स्वेलिंग कम होता है और बैक पेन कम होता है। पोस्ट प्रेगनेंसी भी देखा जाए तो नी पेन होता है, बैक पेन होता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। डॉक्टर साहब, आजकल एक और कॉमन बीमारी है, वो है कैंसर। कैंसर में क्या फिजियोथेरेपी अपना रोल प्ले करता है? जी, कैंसर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट बशर्ते अगर हम बात करें फिजियोथेरेपी की, तो उसमें प्रॉब्लम फिजियोथेरेपी का रोल है पेन और लिम्फेटिक स्वेलिंग के लिए, जिसमें फिजियोथेरेपी दिया जाता है पेन कम करने के लिए और स्वेलिंग कम करने के लिए, जिसके लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है लिम्फेटिक ड्रेनेज, जिसकी वजह से बहुत सारी उनकी स्वेलिंग कम होती है और पेन दर्द कम होता है उनका। एक और कॉमन से कुछ अल्फाज हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, jैसे ही फिजियोथेरेपी हमारे दिमाग में आती है, जैसे कि टेनिस एल्बो, फ्रोज़न शोल्डर, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक बहुत टेक्निकल टर्म्स की तरह पहले यूज़ की जाती थी, लेकिन आजकल ये एक आम आदमी को होने लगा है। तो इसमें फिजियोथेरेपी से हम किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं, और क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो हम अगर पहले से करें तो ये सब चीज़ें हमें ना हो? जी, कॉजेज़ जो है फ्रोज़न शोल्डर के वो है डायबिटीज़ या कोई ओल्ड इंजरी, और मूवमेंट ना हो तो फ्रोज़न शोल्डर होता है। अगर फिजियोथेरेपी फॉर फ्रोज़न शोल्डर अगर बात करें तो उसमें कुछ बैंड एक्सरसाइज दिया जाता है, स्ट्रेचेस दिया जाता है, मोबिलाइजेशन दिया जाता है, जिससे जॉइंट प्ले होता है। शुरुआती दिनों में बहुत दर्द होता है, दर्द के लिए फिजियोथेरेपी दिया जाता है, जैसे मशीनें दी जाती है, उसके साथ उनके मूवमेंट भी धीरे धीरे चालू कर दिया जाता है। तो इसका एक परमानेंट इलाज फिजियोथेरेपी है। पहले डायरेक्ट सर्जरी होती थी, लेकिन अब डायरेक्ट लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं और इसका 100% इलाज है। और टेनिस एल्बो की अगर हम बात करें तो पहले उसको स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड ही देखा जाता था, लेकिन आजकल काफ़ी कॉमन है टेनिस एल्बो। यस, टेनिस एल्बो नाम ही जैसे टेनिस प्लेयर्स में होता था, बट मुट्ठी बांध के किसी चीज़ को पकड़ना है या कंटिन्यूस हाथ से काम करना, तो वो मसल्स और बोन में फ्रिक्शन होता है, इसलिए उसे टेनिस एल्बो के कहा जाता है। उस चीज़ को हम लोग इनिशियली हॉट पैक देके ठीक कर सकते हैं, और उसके बाद मोबिलाइजेशन देते हैं, सीरियक्स देते हैं। वहाँ के मसल्स टाइट होते हैं, बोन और मसल का फ्रिक्शन होने की वजह से वहाँ से मसल्स टाइट होते हैं, तो फेशिया जो है स्किन के नीचे का टिश्यू, उसको मोबिलाइज करके उसका दर्द कम किया जाता है। वो कौन सी ऐसी बीमारियां जिसमें दवाएं जो हैं वो सिर्फ पेन को रिलीव करती हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी उनको ठीक करता है, वो कौन सी बीमारियां? हर ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम को पहले फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। उसके बाद, क्योंकि अगर फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं दिखाएंगे या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो वो कंडीशन वर्सन होती जाती है, तब जाके आपको फिजियोथेरेपी लगता, तब जाके आपको ऑर्थोपेडिक सर्जरी लगता है। तो इनिशियली अगर आप सही टाइम पे दिखा दें फिजियोथेरेपी को, तो आप सर्जरीज भी अवॉइड कर सकते हैं। देखा जाए बैक पेन हो या डिस्क बल्ज हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो, लंबार स्पॉन्डिलाइसिस हो, ये सब चीज़ों को अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है उसी दौरान आप दिखा लें, तो ये सब चीज़ों को वो उसी टाइम कंट्रोल करके और आपके कंडीशन को बहुत अच्छा कर सकता है, और फिर सर्जरीज भी अवॉइड कर सकते हैं उसी वक्त हम। वज़न की बात करें तो आजकल ओबेसिटी भी एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम लोगों के लिए है। आजकल मोटापा जो है, वेट गेन जो है, और ख़ासतौर से मर्दों औरतों दोनों में ही, तो पिलाटेस का इसमें क्या रोल है, और फिजियोथेरेपी से इसको किस तरह हम रिलेट करके देख सकते हैं? पिलाटेस अगर देखा जाए तो वो कॉन्सेंट्रेट करता है
एब्डोमिनल मसल्स पे, और उसकी स्ट्रेंथनिंग करता है ग्लूटियल मसल्स जो बैक मसल्स है। जैसे हमने बात किया कि एप्पल एंड पैर ओबेसिटी, तो वो दोनों हिस्से को प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग करता है, और स्ट्रेंथनिंग होने की वजह से आपका ऑफ कोर्स वेट लॉस भी होता है, और स्ट्रेंथनिंग करने की वजह से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी पोस्चर सुधरता है, और एक्सरसाइज के जितने बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलते हैं उसमें, और इससे वेट लॉस भी होता है 100%। डॉक्टर साहब, वक्त की थोड़ी सी कमी है, इसलिए आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल जो हमारी ज़िंदगी हो गई है, अगर हम उसको पहले से कंपेयर करें तो जो तर्ज ज़िंदगी है वो ज़्यादातर बैठे रहने की है। एक्सरसाइज कम हो गई है, लोगों का मूवमेंट कम हो गया है, और ऐसे में हमें किस तरह की एक्सरसाइजेज करते रहनी चाहिए कि आगे जाकर हम एक बड़ी बीमारी से बच सकें? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मूवमेंट नहीं होने की वजह से लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम है। आप देखा जाए 25 साल के बच्चों को भी, लड़कों को भी आजकल कार्डियक फेलियर हो रहा है। कार्डियक फेलियर होने का ये वजह है कि मसल जो कार्डियक मसल्स है वो वीक होते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है, मूवमेंट को रिप्लेस कर दिया हर कोई गैजेट्स ने, और जो ह्यूमन मूवमेंट्स है वो बहुत कम हो गए। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक्सरसाइज का अहमियत देना चाहिए, और एक्सरसाइज कम से कम रोज़ हाफ एन आवर इंक्लूड करना चाहिए हमारे डेली शेड्यूल पे, और प्रॉपर स्लीप होना चाहिए, तो हम लोग बहुत सारी बीमारियों को इससे टाल सकते हैं। और इसमें एक कॉमन एक्सरसाइज आप जल्दी से हमारे नाजरीन को बता दें जो कि सब घर पे कर सके, जैसे कि शायद वॉक या फिर कोई और ऐसी एक्सरसाइज जिससे हम आगे जाके बीमारियों से बच सकें। जी अगर घर पे देखा जाए तो आपको हर कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता। एरोबिक एक्सरसाइज जो कि ऑक्सीजन का यूज़ होता है वो हमको घर पे नहीं मिल सकता। तो एरोबिक एक्सरसाइज दौड़ना हो गया, और वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट रोल है। अब देखा जाए घर पे हम लोग साइकिलिंग कर सकते हैं, और कुछ और एक्सरसाइजेस जैसे थेराबैंड एक्सरसाइज होता है, तो थेराबैंड एक्सरसाइज एक रबर बैंड होता है जिससे हम लोग प्रॉपर मसल ग्रुप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि स्ट्रेंथनिंग के साथ एरोबिक एक्सरसाइज हो, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग करते हैं तो सिर्फ मसल्स को एक्सरसाइज होता है, एरोबिक्स करते हैं तो हार्ट को इफेक्ट होता है वो। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। और अगर स्ट्रेंथनिंग हो रहा है तो पूरी बॉडी को स्ट्रेंथनिंग मिल रहा है, पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन होने के साथ साथ बहुत सारे हम लोग मर्ज टाल सकते हैं, और एरोबिक्स के साथ हार्ट के भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो मेयर साहब, क्योंकि हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, सवालात तो अभी बहुत सारे बाकी हैं और मालूमात भी बहुत सारी ऐसी है जो हमें अपने नाजरीन को देनी चाहिए थी, लेकिन मजबूरी है वक्त की। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे स्टूडियोज़ में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह से नुमैर खान साहब ने हमको ये बताया कि फिजियोथेरेपी हमारी आम जिंदगी में किस तरह से कारगर है, और क्योंकि हमारा तर्ज ज़िंदगी इस तरह का हो गया है कि हम ज़्यादातर बैठे रहकर ही काम करते हैं, तो हमें कुछ एक्सरसाइजेज, एरोबिक्स और वॉकिंग दोनों अपने ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए, ताकि आगे जाके हम एक बड़ी बीमारी से बच सकें। तो नाजरीन, आपने हमारा ये शो देखा, आपका बहुत शुक्रिया। हर बार हम एक नए मौजू के साथ हाजिर होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।